हेलो दोस्तों, नमस्कार। A1 एजुकेशन चैनल व मिशन क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ 30 प्रश्न देखेंगे। उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो से संबंधित जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता व क्षमता का मापन करता है। उक्त परिभाषा दी। ए है इबेल, बी गैरिसन, सी प्रेसी, डी हॉरक्स। उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता व क्षमता का मापन करता है। उक्त परिभाषा दी। इबेल, गैरिसन, प्रेसी, हॉरक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इबेल। सही उत्तर होगा ए इबेल हो जाएगा। आंसर इज ए राइट। प्रश्न नंबर 2 है सतत व समग्र मूल्यांकन में कौन सा पक्ष शामिल है? ए मूल्यांकन का शैक्षिक पक्ष, बी है मूल्यांकन का सहशैक्षिक पक्ष और सी है उपरोक्त दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सतत व समग्र मूल्यांकन में कौन से पक्ष शामिल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। इसमें मूल्यांकन का शैक्षिक पक्ष और मूल्यांकन का सहशैक्षिक पक्ष दोनों समाहित हैं। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में अध्यापकों के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में अध्यापकों के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है? ए अध्याय 3, बी अध्याय 4, सी अध्याय 5, डी अध्याय 6। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में अध्यापकों के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्याय नंबर 4। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कि क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन असत्य है? क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, बी इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, सी इसमें कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है और डी है यह दैनिक समस्याओं का समाधान में सहायक है। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान विषय में इसका असत्य कथन है बी इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा बी इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 है यह किसने कहा कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? ए वैलेंटाइन, बी रोस, सी रेबर्न, डी सी.टी. मॉर्गन। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू वैलेंटाइन ने कहा, रोस ने कहा, रेबर्न ने कहा, सी.टी. मॉर्गन ने कहा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2
बी है रॉस ने कहा था। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू रॉस ने कहा था। सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 6, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ए थॉर्नडाइक, बी वर्धमान, सी B.F. स्किनर और डी है कोलर। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या प्रस्तुत किया था। सही उत्तर होगा सी। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है अभिप्रेरणा है। ए सीखने का स्वर्ण पथ, बी अधिगम का हृदय, सी सफलता का आधार, डी उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा है। ए सीखने का स्वर्ण पथ, बी अधिगम का हृदय और सी सफलता का आधार, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा है, उपरोक्त सभी, यानी सीखने का स्वर्ण पथ है, अधिगम का हृदय है और सफलता का आधार है। उपयुक्त तीनों इसमें अभिप्रेरणा में समाहित है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से चिंतन का प्रकार है। चिंतन का प्रकार है। ए प्रत्यक्षात्मक चिंतन, बी प्रत्यात्मक चिंतन, सी तार्किक चिंतन, डी उपयुक्त सभी। चिंतन का प्रकार। तो दोस्तों चिंतन के प्रकार प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है, प्रत्यात्मक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन का उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है सीखना समृद्ध हो जाता है। सीखना समृद्ध हो जाता है। ए कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, बी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए उसमें जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस पर प्रक्रिया को सुगम बनाए, और सी है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, डी है शिक्षण विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सीखना समृद्ध हो जाता है। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, बी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए और जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस पर क्रिया को सुगम बनाए, सी है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए और डी है शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्या और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 11 है प्रश्न नंबर 10 है कि किसने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता अधिगम के लिए उत्तरदायी है। ए B.F. स्किनर, बी हल, सी कोहलर,
डी वर्धमान। किसने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही अधिगम के लिए उत्तरदायी है? ए बी.एफ. स्किनर, बी हल, सी कोहलर, डी वर्धमान। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही अधिगम के लिए उत्तरदायी है, ये उत्तर दिया था, यह निष्कर्ष निकाला था बी.एफ. स्किनर ने। ए ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 11, इन्हीं में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता? प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता? ए सीखना लगातार जारी रहता है, बी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान जहां अधिगम प्राप्त होता है, और सी है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, और डी है सीखना लक्ष्य उन्मुखी होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सीखने की प्रक्रिया विशेषता नहीं है, तो वो है बी ऑप्शन सही। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पहली बार संशोधन कब किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? ए 2010 में, बी है 2011 में, सी है 2012 में, डी है अभी तक संशोधन नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन नंबर 2012 में। सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, ए बाल्यावस्था से किशोरावस्था, बी गर्भावस्था से किशोरावस्था, सी गर्भावस्था से बाल्यावस्था, डी गर्भावस्था से 3 वर्ष। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है, यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करता है तो मनोविज्ञान में इसे किस नाम से जाना जाता है? यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो मनोविज्ञान में इसे किस नाम से जाना जाता है? ए युक्तिकरण, बी तर्कणा, सी समायोजन, डी कुसमायोजन। यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित कर लेता है तो मनोविज्ञान में इसे कहते हैं किस नाम से? तो दोस्तों, वो समायोजन कर लेता है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना ही समायोजन विभिन्न परिस्थितियों में। प्रश्न नंबर 15 है कि विशेष बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि में सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। उक्त परिभाषा दी। विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। उक्त परिभाषा हेक ने दी, हिबर्ट ने दी,
सी क्रिक नदी और डी स्क्रीन नदी। ए है एक हेक, बी है हिबर्ड, सी है क्रिक, डी है स्किनर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हेक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो दोस्तों।